मोदी सरनेम मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई। जस्टिस हेमंत एम प्रेक्षक की अदालत में दोपहर बाद ये सुनवाई होगी। 29 अप्रैल को हुई सुनवाई में राहुल गांधी की तरफ उनके वकील ने दी थी दलील, तो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने काफी सारे फैसलों का उल्लेख करते हुए रखी थी दलील। तो हाईकोर्ट से कहा था कि यह गंभीर अपराध नहीं है, ऐसे में सजा पर रोक लगे। तो जस्टिस हेमंत एम प्रेक्षक की अदालत में दोपहर बाद ये सुनवाई होनी है। मानहानि मामले पर ये पूरी सुनवाई है। मोदी सरनेम को लेकर जिस तरीके से 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई और उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई, जिसके बाद लगातार नजर थी कि क्या कुछ फैसला हो सकता है, क्या इस याचिका को लेकर हाईकोर्ट पहुंचते हैं या नहीं राहुल गांधी। पीयूष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए लगातार मोदी सरनेम को लेकर जिस तरह से नजर थी कि क्या कुछ दलीलें दी जाती है, और देखिए कई सारी जो राहुल गांधी के वकील हैं दलीलें देते हुए नजर आए कि इस तरह के कई मामले बताए और उन्होंने सजा पर रोक लगाने की मांग की है। निश्चित रूप से आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके बाद ये पूरा मामला गुजरात के सेशन कोर्ट में चल रहा था और मोनीश मोदी जो कि बीजेपी नेता है उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। लंबी प्रक्रिया चली है, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई। उसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी चली गई और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उनको सरकारी आवास में अपना खाली करना पड़ा। जुबली को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में थोड़ी सी अगर बात करें तो लेट लगती जरूर दिखाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट माफ करिएगा सेशन कोर्ट पहुंचा हुआ और सेशन कोर्ट मोनीश मोदी ने राहुल गांधी की याचिका को ही चुनौती दी और कहा कि कहीं न कहीं जो याचिका राहुल गांधी की ओर से डाली गई है राहत के लिए वो ठीक नहीं है और इसे रद्द किया जाए। जब गुजरात की सेशन कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई तो राहुल गांधी को कहीं न कहीं राहत नहीं मिली। अब पूरे इस मामले में गुजरात कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, तब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी को वाकई में गुजरात हाईकोर्ट से पूरे मामले में राहत मिलती है या नहीं मिलती है। क्योंकि अगर राहत राहुल गांधी को मिलती है तो निश्चित रूप से लोकसभा की सदस्यता की बहाली के भी रास्ते जो कहीं न कहीं है वो खुलते हुए नजर आएंगे या यूं कहें कि आसानी उसके लिए हो जाएगी। और पूरी तरीके से निगाहें टिकी हुई ये है कि खासतौर से मोनीश मोदी की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है, वही राहुल गांधी की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है। क्योंकि पिछली बार गुजरात हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो सीधे तौर पर राहुल गांधी के वकील जो है वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो 2 साल की सजा सुनाई गई है वो कथित अपराध के लिए सही नहीं है और कहीं न कहीं उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ना इतना गंभीर ये अपराध नहीं है। तो निश्चित रूप से आज चूंकि जब गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो देखना होगा कि दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज क्या कुछ गुजरात हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाता है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं आज प्रयागराज, झांसी और लखनऊ में सीएम योगी की जनसभाएं हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है, तो सीएम भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी देंगे। गुरुवार को पहले चरण के लिए 37 जिलों में होगा मतदान। कल मतदान केंद्रों पर रवाना होंगे पोलिंग पार्टियां। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। प्रयागराज, झांसी और लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे ग्राउंड लूकरगंज प्रयागराज में जनसभा करेंगे संबोधित। दोपहर 1:20 पर क्राफ्ट मेला मैदान झांसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:40 पर तेलीबाग चौराहा लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे हैं, चूंकि आज पहले चरण के चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो शाम 6 बजे सभी चुनाव प्रचार पहले चरण के लिए थम जाएंगे और 4 तारीख को चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। और इससे पहले लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रयागराज, झांसी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे। इसके साथ ही
पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, चूंकि देखिए निकाय चुनाव के प्रचार के पहले चरण का आखिरी दिन है और इससे पहले लगातार सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश और चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ तूफानी दौरा भी देखने को मिल रहा है। आज प्रयागराज, झांसी और लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश भर में तेजी के साथ अभियान के तहत प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के बाहर प्रचार कर रहे हैं, वहीं प्रदेश में भी चूंकि नगरीय निकाय के चुनाव है, ताबड़तोड़ कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार जारी हैं। अब तक करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जिलों में रैलियां कर चुके हैं और बाकी जितने भी प्रदेश के नगर निगम है उन सभी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी कर चुके हैं। हालांकि आज प्रथम चरण के जिन 37 जिलों में मतदान होना है, जिसमें 10 नगर निगम भी शामिल है, उसमें प्रचार का अंतिम दिन है और आज के बाद प्रचार थम जाएगा क्योंकि 4 तारीख को वहां पर मतदान होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 जिलों का ताबड़तोड़ 3 जिलों का ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं, जिसमें जहां वो सबसे पहले प्रयागराज जाएंगे, प्रयागराज से झांसी जाएंगे और झांसी से राजधानी लखनऊ में प्रचार करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम देखें तो राजधानी लखनऊ में भी 4 तारीख को यानी पहले चरण में मतदान होना है। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तय रणनीति के साथ लगातार मैदान में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी हैं। कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस के साथ नगरीय निकाय चुनाव में आए, क्योंकि इसके पहले जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया था। 2024 से पहले एक तरीके का ये सेमीफाइनल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान अपने हाथ में संभाल रखी है। मुख्यमंत्री लगातार एक एक दिन में 3-3, 4-4 जिलों का दौरा कर रहे हैं और लगातार विपक्षियों पर हमले कर रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं जिनको विपक्ष लगातार उठाता रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे लगातार जारी हैं। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम जिसमें ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं, उनके भी दौरे पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पिछले अगर हम 1-1.5 महीने की बात करें तो मुख्यमंत्री के दौरे लगातार जारी हैं। जी बिल्कुल। और इसके कहीं ना कहीं देखिए इस दौरान बताया जा रहा है कि प्रतिनिधि और जो कार्यकर्ता हैं, इसके साथ ही जो प्रत्याशी है, उनसे कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे कि किस तरीके से इस चुनाव में जीत हासिल करनी है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि चाहे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही हो या ना रही हो, नगरीय निकाय में हमेशा भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म करती रही है। हालांकि जो नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रही। लेकिन अगर हम नगर निगमों की बात करें तो पिछली बार भी जो 16 नगर निगम थे जिसमें से 14 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। इस बार एक नगर निगम शाहजहांपुर बढ़ा है, जिसके बाद 17 हो गए हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कोशिश भी यही है कि 17 के 17 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों, प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनको जीत का मंत्र दे रहे हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकारें काम कर रही हैं उसकी चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि बेहतर परफॉर्मेंस इस नगरीय निकाय के चुनाव में दी जा सके। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में मुख्यमंत्री की आज भी 3 रैलियां अलग अलग जिलों में होनी है, जिसमें प्रयागराज, झांसी और लखनऊ शामिल है। चूंकि प्रथम चरण के जो जिले हैं उसमें आज से प्रचार खत्म भी हो रहा है। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के अंतिम दिन पर इन जिलों में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेके। वहीं रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई केस कस रही है शिकंजा, तो सपा महासचिव शिवपाल तक पहुंचने के लिए अफसरों पर शिकंजा। पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और दीपक सिंघल से पूछताछ की मांगी अनुमति। सपा सरकार में आलोक रंजन थे मुख्य सचिव तो दीपक सिंघल थे प्रमुख सचिव सिंचाई। दोनों पूर्व आईपीएस अफसरों पर गड़बड़ियों की अनदेखी का आरोप है। 2017 में योगी सरकार आने पर शुरू हुई थी जांच, तो 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने दर्ज किया
किया था एफआईआर। सपा सरकार में रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की निगरानी दोनों अफसरों के पास थी। सपा सरकार में शिवपाल सिंह यादव थे सिंचाई मंत्री। गोमती नदी के सौंदर्यीकरण के लिए बनाया गया था रिवर फ्रंट, तो फ्रांस की कंपनी से बिना अनुमति म्यूजिकल फव्वारे ने किए गए थे। बिना टेंडर के कंपनियों को दिया गया काम। और इसके लगातार जुड़े हुए हैं। इसके देखिए, लगातार रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर सीबीआई की जांच चल रही है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर जो कि करीब 1427 करोड़ का मामला है, पर सीबीआई अपना शिकंजा लगातार कसती जा रही है। तत्कालीन 2 मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के रहे हैं, जिसमें आलोक रंजन और दीपक सिंघल का नाम शामिल है। हालांकि हम समाजवादी पार्टी की सरकार की बात करें, जिस दौरान इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, उस दौरान आलोक रंजन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे और दीपक सिंघल की अगर हम बात करें तो प्रमुख सचिव सिंचाई थे। उस दौरान उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी में इस समय राष्ट्रीय महासचिव हैं, साथ ही साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा भी हैं। तो सीधे तौर पर उन पर शिकंजा कसने की तैयारी है, क्योंकि सीबीआई अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से सीबीआई ने इन दोनों पूर्व आईएएस अफसरों से पूछताछ की अनुमति मांगी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार जब 2017 में बदली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस दौरान इस रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू हुई थी, जिसके बाद सितंबर 2017 में ही सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। तब से बहुत सारे इंजीनियर साथ ही साथ इसमें शामिल रही फर्म से पूछताछ हो चुकी है। कई फर्म्स को ब्लैकलिस्टेड भी किया गया है और लगातार सीबीआई की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। चूंकि उस समय शिवपाल यादव ही सिंचाई विभाग देख रहे थे और सिंचाई विभाग ने ही रिवर फ्रंट को शुरू कराया था, तो कहीं ना कहीं अब इस आंच की जांच शिवपाल यादव तक पहुंचने जा रही है, क्योंकि तत्कालीन मुख्य सचिव और तत्कालीन प्रमुख सचिव से पूछताछ होने जा रही है। हालांकि बाद में प्रमुख सचिव सिंचाई रहे दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हो चुके थे। उन दोनों अफसरों से पूछताछ होगी तो निश्चित है कि बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक सिंघल और साथ ही साथ आलोक रंजन, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, इन्हीं दोनों अफसरों के पास ही इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी की भी जिम्मेदारी थी। हालांकि ये प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ, उस दौरान सिर्फ 500 करोड़ रुपए से यह प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और बढ़ते बढ़ते यह 1000 करोड़ तक पहुंचा। उसके बाद 1400 करोड़ की सीमा को भी यह पार कर गया, लेकिन बावजूद इसके यह काम पूरा नहीं हो सका। फ्रांस की एक कंपनी थी जिससे म्यूजिकल फव्वारे खरीदे गए, जो बिना अनुमति के ले लिए गए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो बड़े पैमाने पर ये 1000 करोड़ से ज्यादा के टेंडर्स हुए, उसको भी बिना नियमों के, बिना टेंडर प्रक्रिया को पूरी किए ही काम आवंटित कर दिया गया। तो सीधे तौर पर ये बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं थी जिनको लेकर सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई में अब जब इन अफसरों से पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं जांच की आज तत्कालीन सिंचाई मंत्री रहे शिवपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उन तक जानी तय है। जी ठीक है, इसके आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी परिवहन में अभी भी नहीं शुरू हो सकी ऑनलाइन सेवाएं। सॉफ्टवेयर हैकिंग के बाद शुरू नहीं हो सकी है ऑनलाइन टिकटिंग। निजी कंपनी की लापरवाही से हैकर्स के पास 10 लाख यूजर्स का डाटा। तो परिवहन के टोल फ्री नंबर पर 1500 से ज्यादा शिकायतें। अब खुद का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा यूपी परिवहन निगम 5 मई से ऑनलाइन टिकटिंग शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो सॉफ्टवेयर हैकिंग के बाद से उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही परिवहन विभाग एक बार फिर से ऑनलाइन सेवा शुरू करेगा। तो परिवहन के टोल फ्री नंबर पर 1500 से ज्यादा शिकायतें सामने आई और इसके लगातार जुड़े हुए हैं। इसके जिस तरह से परिवहन विभाग में हैकिंग का मामला सामने आया, उसके बाद से लगातार नजर थी कि आखिर कब ये ऑनलाइन सेवा दोबारा से शुरू की जा सकती है। लेकिन अभी भी ये उम्मीद है कि शुरू तो होगी, लेकिन उसके लिए पहले अभी परिवहन विभाग अपने सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें तो यूपी परिवहन निगम लिमिटेड ने एक निजी कंपनी को टिकटिंग और साथ ही साथ बहुत सारे जो परिवहन की ऑनलाइन सेवाएं हैं उनका काम दे रखा था। हालांकि उस कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही से हैकर्स ने उनके पूरे सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया और पिछले करीब 20 दिनों से लगातार यूपी परिवहन की ऑनलाइन सेवाएं ठप पड़ी हैं। हालांकि मैनुअल तौर पर ही टिकटिंग दी जा रही है और बड़े पैमाने पर ऐसे यूजर्स हैं जो कि कहीं भी अपने गंतव्य तक जाना चाहते थे, उन्होंने टिकट बुकिंग करा रखी है। चूंकि पूरा सॉफ्टवेयर हैक है और वेबसाइट
वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, जिस वजह से उनके टिकट का पैसा तो कट चुका है लेकिन उनको कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, उनकी जो बुकिंग थी उसका क्या हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही। जो यूपी परिवहन की टोल फ्री सेवा है शिकायत के लिए, उस पर 1,500 से ज्यादा शिकायतें अब तक आ चुकी हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर यात्रियों ने अपनी टिकट बुकिंग की थी और उस बुकिंग के बाद चूंकि उनको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, कोई वेबसाइट पे जानकारी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर हैक है, इस वजह से शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि यूपी परिवहन लगातार कोशिश कर रहा है कि नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जाए, जिस पर काम लगातार जारी है। चूंकि सॉफ्टवेयर लगभग विकसित हो चुका है, अलग अलग उसके ट्रायल चल रहे हैं, जिसमें जो सुरक्षा संबंधी चीजें हैं वो चेक की जा रही हैं कि दोबारा से सॉफ्टवेयर हैक ना होने पाए। उसको लेकर अब परिवहन निगम अपना खुद का सॉफ्टवेयर विकसित करा रहा है, विशेषज्ञ लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। 2 स्टेजेस पर उसकी जांच हो चुकी है, तीसरे स्टेज पर जांच हो रही है और अब कोशिश भी यही होगी कि किसी भी निजी कंपनी के सॉफ्टवेयर को यूज करने के बजाय परिवहन विभाग अपना खुद का सॉफ्टवेयर यूज करे, जिसको लेकर उम्मीद यह है कि आने वाली 5 तारीख तक इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया जाएगा। सभी सुरक्षा मानकों पर खरे उतरने के बाद जो ऑनलाइन सेवाएं हैं वो उस पर शुरू की जाएंगी। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरी लापरवाही में, जो कि निजी कंपनी की है जिसके पास पूरा टिकटिंग का काम था, उसकी लापरवाही से 10 लाख ऐसे यूजर्स हैं, उनका डेटा हैकर्स के पास है। हालांकि वो इसका क्या यूज कर सकते हैं उसको लेकर भी विशेषज्ञ लगातार मंथन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो डेटा रिकवर किया जाए या फिर हैकर्स के पास से उसको खत्म कराया जाए ताकि उसका मिसयूज कहीं भी ना किया जा सके। ठीक है, यूपी बीजेपी में अब तक 500 बागी पार्टी से बाहर, 200 से ज्यादा बागी 6 साल के लिए निष्कासित। तो निकाय चुनाव में बागियों को बाहर कर सख्त संदेश। तो निकाय चुनाव के दौरान जब टिकट बंटवारा हुआ उस दौरान लगातार बीजेपी दफ्तर के बाहर बड़ी भीड़ देखने को मिली थी। प्रत्याशियों के लिए लंबी लाइन नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और इस दौरान जब टिकट बंटवारा हुआ तो लगातार कई ऐसे चेहरे थे जो अब पार्टी से बगावत करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भी नजर आ रहे थे और अलग अलग पार्टियों में शामिल होते हुए। और इसी को लेकर बीजेपी ने यह बड़ा फैसला किया है। तो 200 से ज्यादा बागी 6 साल के लिए निष्कासित किए गए। तो निकाय चुनाव में बागियों को बाहर कर सख्त संदेश भारतीय जनता पार्टी का। तो यूपी बीजेपी में अब तक 500 बागी पार्टी से बाहर हो गए हैं। क्या बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं को भा रही है? क्या विरोधी पार्टियों के कट्टावर चेहरों को यह लगने लगा है कि इस वक्त बीजेपी के सामने कोई दूसरी पार्टी कहीं भी नहीं ठहरती? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी में इन दिनों लगातार विपक्ष के तमाम छोटे बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इससे बीजेपी को निकाय चुनाव के पहले ही मॉरल बूस्टअप मिल चुका है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में एक तरफ माफियाओं बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई अब उपलब्धि बनती जा रही है, वहीं विपक्ष इस उपलब्धि की काट नहीं ढूंढ पा रहा है। दूसरी ओर विरोधियों के कद्दावर बागी अब बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। विपक्षी आ रहे बारी बारी। कांग्रेस के 12 पार्षद उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए। बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और एक पूर्व मंत्री समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। बीएसपी के कद्दावर नेता के सचान ने बीजेपी की सदस्यता ली। 7 बार विधायक रहे नरेंद्र सिंह यादव समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। फर्रुखाबाद से जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव का भी बीजेपी में स्वागत। फर्रुखाबाद लोकसभा से सपा के पूर्व प्रत्याशी सचिन सिंह यादव ने भी बीजेपी के दामन को थामा। बीजेपी में सबका स्वागत है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में विश्वास रखते हैं, भारत माता को और मजबूत करना चाहते हैं, सबका स्वागत। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है और कोई नीति एजेंडा उनके पास नहीं है। विरोधी पार्टियों के ऐसे तमाम नेता हैं जो इस नगर निकाय चुनाव में एक एक करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी में उनका स्वागत हो रहा है। अब विपक्ष की ओर से इस पर अपना तर्क है। भारतीय जनता पार्टी में आज के समय में अगर आप देखें, एक बड़ी होड़ सी लगी हुई है कि किस तरीके से लोगों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा जाए, चाहे वो कैसा भी हो। केवल उन्हें अपनी संख्या बढ़ानी है। जितने भी आप पूरे देश में इतने बड़े बड़े नेताओं को ईडी, सीबीआई, विजिलेंस का मिसयूज करके, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके ये भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम करते हैं। और चाहे वो भ्रष्टाचारी क्यों न हो, अगर आप देखें कोलकाता के अंदर मुकुल रॉय हों, शुभेंदु अधिकारी हों,
चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा साहब हों, असम के पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री, ये पहले भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट में हुआ करते थे, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं ये लोग दूध के धुले हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही एक माहौल बना के सत्ता में आती रही है। आपने विधानसभा चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में देखा, अब इनका स्तर निकाय चुनाव में भी माहौल बना के जो सबसे छोटी पंचायत है वहां पर सत्ता हथियाने का है। मगर अब जनता समझ चुकी है, जनता इनकी बातों में नहीं आ रही, जनता इनके बहकावे में नहीं आ रही, तो ये विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ कर जो है अपने यहाँ ज्वाइन करा के माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब जनता इनके ना बहकावे में आने वाली है। तो क्या माना जाए, यूपी में बीजेपी एक ऐसी सवारी बन चुकी है जिसमें विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बैठना भा रहा है। क्या उन्हें ये एहसास हो चुका है कि बीजेपी में जाने से उनकी राजनीति को एक मजबूत ट्रैक मिल सकता है जिस पर उनकी राजनीति की रफ्तार में कोई रुकावट नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं यूपी बीजेपी में अब तक 500 बागी पार्टी से बाहर हो चुके हैं। 200 से ज्यादा बागी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। निकाय चुनाव में बागियों को बाहर कर सख्त संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो यूपी बीजेपी में अब तक 500 बागी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो 200 से ज्यादा बागी 6 साल के लिए निष्कासित किए गए। तो निकाय चुनाव में जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, उसके बाद से लगातार कई जिलों में ऐसे चेहरे नजर आए जो इस टिकट बंटवारे से खुश नहीं थे और कहीं ना कहीं उन्होंने बगावत का रास्ता चुन लिया था। और इन बागियों को देखते हुए, लगातार ऐसी तस्वीरें देखते हुए बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां 500 बागियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया पार्टी से। तो वहीं 200 बागियों को निष्कासित किया गया अगले 6 साल के लिए। मनीष मिश्रा संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार जब टिकट बंटवारा हुआ उसके बाद कई जिलों से बागियों की तस्वीरें सामने आई, कहीं ना कहीं वो खुश नजर नहीं आए और इसके बाद कई ऐसे लोग थे जो दूसरी पार्टी में शामिल हुए। इसके साथ ही कई ऐसे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हो गए और इसी को देखते हुए बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाया है, बागियों को बाहर का रास्ता दिखाया। निश्चित तौर से आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तय कर दिया था कि जिस तरीके से अगर पार्टी में जो चयन प्रक्रिया होती है उसके अगर कोई सवाल उठाएगा या फिर पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होगा, उसको सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हमने देखा था जिस तरीके चाहे पहले चरण की बात करें चाहे दूसरे चरण की बात करें, जब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई थी तो तमाम ऐसे टिकटार्थी थे जो टिकट की उम्मीद लगाए हुए थे, जो अपने लिए, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए टिकट की बात कर रहे थे और लगातार मांग भी कर रहे थे। उसके बाद भी देखा गया था कि किस तरह से कई लोग ऐसे भी आए थे जिनको टिकट नहीं मिला था, तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर टाल ठोकते नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। साथ ही साथ कई ऐसे थे जिनको टिकट नहीं मिला था, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़ा करके एक साफ संदेश दिया था कि वो पार्टी का जो गाइडलाइंस है, जो पार्टी की लाइन से अलग हटते हुए काम करते नजर आते, उनको लेकर कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। करीब 500 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कल देर शाम हमने बता दें कि 200 ऐसे कार्यकर्ता थे जिसमें लखनऊ के 35 लोग शामिल हैं जिनको पार्टी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता दिखाया गया था। साफ संदेश दिया गया था कि आप पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका सपोर्ट करिए। सबको टिकट देना संभव नहीं होता है, सबको टिकट देना एक बार में ये संभव नहीं हो सकता है। जिसको पार्टी सही प्रत्याशी समझती है, जो चयन प्रक्रिया के जो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत जिस प्रत्याशी का चयन किया जाता है उसके साथ आप खड़े हुए, पार्टी की जो लाइन है उसके साथ खड़े हुए, पार्टी आपके सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान करती है, ये साफ संदेश दिया गया था। उसके चलते हुए कहीं ना कहीं जो पार्टी के लोग थे जो पार्टी से अलग होने की देख रहे थे, जो सिर्फ टिकट के लिए कहीं ना कहीं रात में बने हुए थे, उन्होंने देखा जब उनको टिकट नहीं मिला उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके कहीं ना कहीं ताल ठोकते नजर आए, जिसके चलते अब करीब उत्तर प्रदेश में 500 ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। तो आपको बता दूं जिस तरीके से पहले भी ये कोशिश की गई थी कि जो कार्यकर्ता होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान करती है, जानती है कि किस तरीके से एक संगठन को मजबूत किया जाता है, खड़ा किया जाता है, तो उसके तहत एक एक कार्यकर्ताओं को मनाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ क्षेत्रीय विधायक, सांसद, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप उनसे बात करिए। कई ऐसे लोग थे जो पहले पार्टी के पार्टी की जो लाइन थी उससे बाहर जाए थे, तो उसके बाद उन्होंने बात मानी थी और बात मानने के बाद उन्होंने अपना टिकट विड्रॉ कर लिया था। तमाम ऐसे लोग थे जिनको मनाने की कोशिश की थी, वो मान भी गए थे और माना जा रहा है कि जो 500 लोग को पार्टी बाहर निकाला गया है, ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनकी जो रिपोर्ट है वो
वो सांसद और विधायक ने दी थी कि इनको बात की गई थी, पर बात करने के बावजूद इन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया था और पार्टी के खिलाफ कहे जाते हुए टाल ठोकते नजर आए थे। तो अनुशासनहीनता के चलते अगर आप पार्टी के साथ नहीं है तो आपकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, ये साफ संदेश दिया गया। और माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने लगातार ये बात करें कि अगर अभी भी कोई पार्टी के खिलाफ जाता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है। अनुशासनहीनता की उत्तर प्रदेश बीजेपी से लेके बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय तक कहीं कोई जगह नहीं है। साफ दिशा निर्देश दिए गए और साफ संदेश देते हुए नजर आया जा रहा है कि आप पार्टी के अध्यक्ष अगर कोई काम करेंगे तो उसमें आपकी कोई जगह नहीं दी जाएगी। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात श्रावस्ती की करेंगे, जहां बागी हुए भाजपा से निष्कासित पूर्व चेयरमैन इकौना नगर पंचायत के चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता हुए बागी। तो बागी जितेंद्र गुप्ता कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उतरे। 15 साल से लगातार इकौना नगर पंचायत में रहे हैं चेयरमैन। तो टिकट कटने के बाद पार्टी विरोधी कार्य करने पर लगा था आरोप। तो जितेंद्र गुप्ता को भाजपा ने 6 साल के लिए किया था निष्कासित। तो बीजेपी पूर्व चेयरमैन ने खुले मंच से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। और अधिक जानकारी के साथ दुर्गेश शुक्ला संवाददाता श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, लगातार जिस तरह से बागियों के चेहरे नजर आ रहे थे और अब खुले मंच से कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करते हुए पूर्व चेयरमैन नजर आए। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि नगर पंचायत इकौना में 15 सालों से बीजेपी के चेयरमैन अजय जितेंद्र गुप्ता जो यहाँ पर चेयरमैन थे 15 सालों से, वो अचानक बागी हो गए, क्योंकि भाजपा से टिकट ना मिलने के बाद ना उनको ही टिकट दिया गया, ना ही उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, जिससे कारण उन्होंने अपना बागी तेवर दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया पार्टी से। जब बीती रात पार्टी ने उनको निष्कासित किया तो वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस को समर्थन दे दिया और खुले मंच से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गजाला चौधरी के लिए वोट मांगा। ठीक है दुर्गेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो जितेंद्र गुप्ता को भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित किया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का सपोर्ट करते हुए जितेंद्र अब नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात सुल्तानपुर की करेंगे, जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान कीचड़ में फिसलकर गिरी सांसद मेनका गांधी। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पहुंची थी मेनका गांधी और इसी दौरान पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल के समर्थन में मांग रही थी वोट। मेनका गांधी के फिसलकर गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुल्तानपुर के घासीगंज में प्रचार करने पहुंची थी मेनका गांधी और इसी दौरान कीचड़ में फिसल गई और अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मेनका गांधी के फिसलकर गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा। तो सुल्तानपुर के घासीगंज में प्रचार करने पहुंची थी मेनका गांधी। आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं किस तरीके से वो फिसली कीचड़ में। तो चुनाव प्रचार के दौरान कीचड़ में फिसलकर गिरी सांसद मेनका गांधी। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पहुंची हुई थी मेनका गांधी और इसी दौरान यह हादसा हो गया। तो प्रवीण अग्रवाल के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही थी, जनता के बीच जा रही थी और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि किस तरह से प्रत्याशी के प्रचार में पहुंची मेनका गांधी कीचड़ में फिसल गई। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ रही थी और इसी दौरान कीचड़ में फिसलकर नीचे गिर गई। हालांकि वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत उठाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात मौसम की करेंगे। यूपी में भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में तेज बारिश की चेतावनी। अमरोहा, रामपुर और बरेली में भी तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। बारिश के बीच 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। 4 मई तक के लिए मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। तो देखिए मौसम का जो मिजाज है वो बदल चुका है। कई जगह कई जिलों में बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो कहीं बारिश जैसा माहौल भी बन रहा है। और 4 मई तक मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज बारिश, ओलावृष्टि का यह अलर्ट जारी हुआ है।
एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और कई जिलों में हल्की बारिश भी हो रही है और इसको लेकर मौसम विभाग ने भी ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो बेमौसम बारिश लगातार उत्तर प्रदेश भर में जारी है और आप देखें मई का महीना आ चुका है जो कि गर्मियों का महीना होता है, लेकिन बारिश पूरे प्रदेश भर में हो रही है जिससे फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर गेहूं अभी तक नहीं कट सका है। लगातार बारिश से कहीं न कहीं उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से 4 तारीख तक और मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली जैसे जो जिले हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं वो शामिल हैं। वहां पर सभी जो तैयारियां हैं वो करने के निर्देश मौसम विभाग ने संबंधित जिलाधिकारियों को दिए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण इन जिलों में मौसम खराब रहेगा। 4 तारीख तक भारी बारिश इन जिलों में हो सकती है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में। तो निश्चित है कि कहीं न कहीं जो बारिश है वो लगातार हो रही है और बेमौसम हो रही है, जिससे खासतौर पर गेहूं और जो स्थानीय फसलें हैं उनको जरूर इससे नुकसान हो रहा है। जी, जानकारी को देने के लिए वहीं लखनऊ समेत 7 नगर आयुक्त को नोटिस। स्मार्ट सिटी परियोजना के कामों में लापरवाही पर यह नोटिस जारी हुआ है। लखनऊ, झांसी, बरेली, प्रयागराज नगर आयुक्त को नोटिस। सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ नगर आयुक्त को भी नोटिस। प्रमुख सचिव नगर विकास का नगर आयुक्त को भी नोटिस। 30 जून तक कामों को पूरा करने के निर्देश है। लखनऊ, झांसी, बरेली और प्रयागराज की बड़ी लापरवाही। चारों ने केंद्र से पैसा प्राप्त करने में भी की लापरवाही। केंद्र से स्मार्ट सिटी परियोजना में चयनित है यूपी के 10 शहर, उसके बावजूद देखिए ये लापरवाही का मामला सामने आया है। किस तरीके से प्रमुख सचिव नगर आयुक्त 30 जून तक कामों को पूरा करने के निर्देश जारी हुए हैं। लखनऊ, झांसी, बरेली और प्रयागराज की ये बड़ी लापरवाही। स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना, लेकिन उस परियोजना पर किस तरह से लापरवाही सामने आई है। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, लखनऊ समेत 7 नगर आयुक्तों को नोटिस जारी हुआ है, जहां एक तरफ स्मार्ट सिटी परियोजना पर काम चल रहा है तो वहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। एसके, 10 शहर ऐसे हैं जो कि केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना में चयनित हैं, तो 7 ऐसे नगर आयुक्त हैं जिनको इस पूरे मामले पर नगर विकास प्रमुख सचिव की तरफ से नोटिस दिया गया है, क्योंकि जो काम इन जिलों में निर्धारित है जिसमें लखनऊ, झांसी, बरेली, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ जो नगर निगम है वहां पर इन शहरों को स्मार्ट बनाया जाना था। जो स्मार्ट सिटी की विभिन्न परिकल्पनाएं हैं वो इन शहरों में साकार की जानी चाहिए थी, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो सका है। हालांकि पूरे मामले को लेकर 30 जून तक का समय इन अफसरों को दिया गया है, क्योंकि 30 जून के बाद जो केंद्र सरकार का बजट स्मार्ट सिटी के लिए इन शहरों में आवंटित है वो लैप्स हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को अपने बजट से इन शहरों में विकास कार्यों को कराना होगा। इस पूरे मामले को लेकर प्रमुख सचिव नगर विकास ने स्पष्ट किया है 7 नगर आयुक्तों की अगर आप 30 जून तक काम पूरा नहीं करा पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी, जिसके बाद कहीं न कहीं ये अफसरों के लिए बड़ी एडवर्स एंट्री होती है। तो इन अफसरों को नोटिस के जरिए स्पष्ट किया गया है कि 30 जून तक बचे हुए कामों को पूरा करें, ताकि जो केंद्र सरकार का स्मार्ट सिटी के लिए बजट है वो पूरा किया जा सके, ताकि इन शहरों का विकास उस स्तर पर हो जिस स्तर पर स्मार्ट सिटी को विकसित किया जाना है। ठीक है एसके, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं एलडीए की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के करोड़ों का आवंटन घोटाला, प्राधिकरण के अफसरों ने प्रभावशालियों को एक मुश्त किया आवंटन। अब जांच कर रहे, बड़ी कार्रवाई की बात कर रहे प्राधिकरण। तो एक ही व्यक्ति को कई भूखंडों का हुआ है आवंटन। प्रॉपर्टी डीलरों के नौकरों को भी आवंटित किए गए कई प्लॉट। तो फर्जी रसीदें लगाकर बैंक डेटा में किया गया आवंटन। एक व्यक्ति को एक से अधिक भूखंड नहीं किया जा सकता था आवंटित। और आवंटन घोटाले से जुड़ी कई फाइलें भी एलडीए से गायब हैं। हमेशा की तरह घोटाले में फंसने के बाद गायब हो जाती हैं फाइलें। और इसके लगातार जुड़े हुए हैं, इसके क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घोटाले को लेकर और जिस तरह से फाइलें भी लगातार गायब हो रही है एलडीए से? बिल्कुल, निश्चित तौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें जो ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना है वो कॉमर्शियल
प्लाट्स की परियोजना थी, जिसमें जो कमर्शियल प्लाट है उनका आवंटन होना था और उसमें एक नियम होता है कि एक व्यक्ति को एक ही कमर्शियल प्लाट दिया जा सकता है। क्योंकि ये प्लाट ज्यादा कीमत के होते हैं और कमर्शियल रेट पर बेचे जाते हैं, एलडीए में बड़े पैमाने पर इसको लेकर घोटाला हुआ। एक एक व्यक्ति को एक से ज्यादा प्लाट आवंटित किए गए, यहाँ तक कि कई ऐसे प्रॉपर्टी डीलर थे जिनके नौकरों को भी प्लाट आवंटित कर दिए गए। कई ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जिनको उनके घर के अलग अलग सदस्यों के नाम ये प्लाट आवंटित कर दिए गए। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब शिकायत हुई, अब एलडीए जांच कर रहा है, जिसमें से कई ऐसी आवंटन की फाइलें भी हैं जो कि गायब हो गई हैं। एलडीए अधिकारियों को वो फाइलें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि लगातार एलडीए में इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं कि जब जब इस तरीके के घोटाले खुले हैं उस दौरान ये फाइलें नहीं मिलती हैं। यही कुछ इस बार भी हो रहा है। हालांकि प्राधिकरण सचिव ने कहा है कि पूरे मामले पर जांच होने के बाद जो भी दोषी अधिकारी और एलडीए के कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि फाइलें मिलती हैं या फिर किस तरीके से कार्रवाई एलडीए उन अफसरों और कर्मचारियों पर करता है जो इस पूरे घोटाले के सूत्रधार हैं। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अब खबर बुलंदशहर से, जहां कुख्यात अपराधी को 6 महीने के लिए किया गया जिला बदर। कुख्यात अपराधी सुल्तान को डीएम ने किया जिला बदर। हाल ही में डीएम ने कुख्यात जीतू और बबलू को किया था जिला बदर। तो भय मुक्त चुनाव कराने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदम। गौता थाना क्षेत्र के मालागढ़ गांव का निवासी था सुल्तान और ये जिला बदर किया गया। हाल ही में डीएम ने कुख्यात जीतू और बबलू को भी जिला बदर किया था। तो भयमुक्त चुनाव कराने के लिए ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। खबर मेरठ से है, जहां पर परीक्षितगढ़ के समसपुर गांव में दबंगों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की है। दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने लाठी डंडों से महिला पुरुष को जमकर पीटा। पीड़ित परिवार ने थाना पुलिस के मामले की शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद पीड़ित परिवार शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचा। मामले को संज्ञान में लेकर एसएसपी ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया। सुनील नाथ सपेरा और जी सपेरा समाज से प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया नोमैटिक सपेरा विकास फेडरेशन। एसएसपी ऑफिसर हम इसलिए आए हैं क्योंकि 2-3 दिन से 2 लड़के हमारी लड़की के साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे। उसका हमने विरोध करा, जाके प्रधान के वहाँ शिकायत करी। जब प्रधान के वहाँ शिकायत करी हमने, तो प्रधान ने देख के ये कहा अक भाई हमें बदनाम कर रहे हो आप झूठा। और इस बात का विरोध करके प्रधान 10-12 लड़कों को लेकर हमारी सपेरा बस्ती के अंदर जाकर हमारे लोगों को, घर में ही औरतों को भी, लड़कियों को भी, बहू को भी, जिसे देखा उसे, किसी का हाथ में सरिया था, किसी के हाथ में लोहे की छड़ थी, राड थी, डंडा था, ईंट थी, जो जिनका हाथ में था हमारे सपेरा समाज के लोगों को घर में ही जाके अंदर। खबर हाथरस के ओटपुरा से है, जहां पर लोहिया नगर में पटाखों का मामला जलाते समय विस्फोट होने से 2 बच्चे झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद परिजन घायल बच्चों को लेकर जिला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां बच्चों का इलाज जारी है। तो घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ओटपुरा हाथरस का ये पूरा मामला है, जहां पटाखे का मसाला जलाते समय यह हादसा हो गया। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हादसे में 2 बच्चे किस तरह से घायल हो गए और इस हादसे का शिकार हुए। आगरा में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पूरी चरम पर है। शिक्षा विभाग में तैनात बाबू आगरा से लेकर लखनऊ तक के अधिकारियों को खरीदने की बात कर रहा है। शिक्षा विभाग के बाबू का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में शिक्षा विभाग का बाबू बीएसए को गालियां देते हुए पैसे दिलाने तक की बात कर रहा है। आपको बता दें कि आरोपी बाबू खुद अपनी नियुक्ति को लेकर भी जांच के दायरे में है। सफीपुर विधायक बम्बालाल पर पक्षपात का आरोप लगाकर सीएम आवास पर आत्महत्या का प्रयास करने वाले आनंद मिश्रा का शव गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि विधायक बम्बालाल की वजह से मृतक ने आत्महत्या की है। मृतक के परिजन विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
अब खबर बरेली से है, जहां नवविवाहिता के इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत। पिता, भाई और बहनोई ने गला दबाकर किया था हत्या का प्रयास। मुंह पर एसिड डालकर नवविवाहिता को रोड किनारे जंगल में फेंका था। बरेली के फतेहगंज के अगरास रोड पर मिली थी नवविवाहिता। पिता और बहनोई को 5 दिन पहले ही पुलिस ने पकड़कर भेजा था जेल। तो पिता, भाई और बहनोई ने गला दबाकर की थी हत्या का प्रयास और इसी दौरान बरेली